राधे राधे। एसएसटी की क्लास में आप सभी क्लास 7th के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज इस क्लास में हम नागरिक शास्त्र का पाठ 3 कार्यपालिका पढ़ने वाले हैं, जिसमें कार्यपालिका के प्रमुख अंगों जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद आते हैं। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कार्यपालिका कार्य क्या करती है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। कार्यपालिका होती क्या है? कार्यपालिका हमारे देश की सरकार के जो 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में से एक है। विधायिका यानी हमारे देश की संसद, जिसका गठन राज्यसभा और लोकसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर हुआ है। राष्ट्रपति संसद के विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। तो अब बात आती है कार्यपालिका करती क्या है। कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, यानी जो भी कानून विधायिका ने बनाए हैं उन नियमों को और कानूनों को लागू करना और संसद में बने कानूनों को पास करना, यानी वो ये देखना कि ये कानून सही है या नहीं, कि बस ऐसे ही बन गया। तो इन सभी कार्यों को कौन करती है? हमारे देश की विधायिका। तो सरकार का वह अंग जो नियमों और कानूनों को लागू करता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका विधायिका द्वारा पारित नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है। ये बात मैंने अभी आपको बताई। क्योंकि भारत एक संघ राज्य है, इसलिए संविधान में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कार्यपालिका की व्यवस्था है। संघ राज्य हम सभी जानते हैं क्या होता है। तो हमारे देश के जो केंद्रीय और राज्य व्यवस्था है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। जो नियम केंद्र सरकार बनाती है वो संपूर्ण राज्यों पर लागू होते हैं। जो अधिकार व शक्तियां हमारे देश के प्रधानमंत्री को प्राप्त हैं, वही राज्य स्तर पर हमारे राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी वही अधिकार और शक्तियां प्राप्त है। बस अंतर क्या है? उनका अधिकार क्षेत्र पूरे देश पर लागू होता है और मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र केवल अपने राज्यों के लिए है। और जो अधिकार व शक्तियां हमारे देश की संसद को प्राप्त हैं, वही राज्यों की विधान परिषदों को भी प्राप्त है। यानी राज्यों की जो विधानमंडल है, जो राज्य स्तर की विधान पालिका है, उसे भी वही अधिकार प्राप्त है। संसद क्या काम करती है? कानून बनाने का। तो राज्य की विधान पालिका भी यही काम करती है, जिसे हम विधानमंडल कहते हैं। इसके बाद हमारे देश के राष्ट्रपति को जो अधिकार व शक्तियां प्राप्त हैं, वही अधिकार व शक्तियां राज्य स्तर पर राज्यपाल को भी प्राप्त है। लेकिन राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार व शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कि सिर्फ विधायी शक्तियां दोनों की सेम है, लेकिन कुछ अन्य ऐसी शक्तियां हैं जो केवल राष्ट्रपति के पास ही है, वो राज्यपाल के पास नहीं है। तो आज इस क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार, उनकी चुनाव प्रक्रिया क्या है, उनका कार्यकाल क्या है और राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होती है, ये जानेंगे। तो बात शुरू करते हैं राष्ट्रपति से। भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। वह भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में निहित है। इस पॉइंट का अर्थ हुआ कि हमारे देश में जितनी भी कार्यपालिका की शक्ति, यानी कानून लागू करने के लिए, उनको एग्जीक्यूट करने की जो भी शक्तियां हैं, वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद है। राष्ट्रपति केवल उस पर अपना विचार व्यक्त कर सकता है, वो सलाह दे सकता है। ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति को चुनता कौन कौन है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन करता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के, देखिए आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रही है ये वाली। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो हमारे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और साथ में राज्य के विधानसभाओं के सदस्य, या और उनमें जो हमारे देश के यहाँ पे 29 दिया गया, लेकिन वर्तमान में
28 राज्य हैं। तो अभी जो हमारे राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था वो 29 राज्यों की ही विधानसभाओं के द्वारा हुआ था। तो और 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनमें दिल्ली और पौंडीचेरी शामिल है। बाकी अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल का कोई भी प्रावधान नहीं है। केवल इन्हीं 2 राज्यों में विधानमंडल का गठन किया गया है। दिल्ली में भी मुख्यमंत्री होते हैं और पौंडीचेरी में भी, यानी पुदुचेरी से कहते हैं, उसमें भी मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन बाकियों में नहीं होते। तो इन सभी के जो सदस्य होते हैं, जो विधायक और सांसद होते हैं, वो सब मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके बाद बात आती है राष्ट्रपति के कार्यकाल की। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर या त्याग पत्र देने पर पत्र रिक्त हो सकता है और वह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। इसके अलावा यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे तो भी उसे संसद में महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इन सभी चीजों को पॉइंट वाइज लिखा है, तो यहाँ पे समझते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में अनुच्छेद 52 से 62 तक उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्र का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अभी मैंने बताया था आप लोगों को कार्यपालिका किन किन लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है? राष्ट्रपति की योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत में किसी भी पद को ग्रहण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। उसकी न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष हो, यानी 35 वर्ष से कम ना हो, ज्यादा हो सकता है। लोकसभा का सदस्य होने की सभी योग्यता होनी चाहिए, यानी लोकसभा के सदस्य को चुनने के लिए, बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो राष्ट्रपति में होनी चाहिए। साथ ही वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो या किसी तरह की सरकारी नौकरी ना करता हो। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी दोषी व्यक्ति को सजा माफ करने का अधिकार है, यानी उसके मृत्यु दंड को पूर्णतः माफ करने का अधिकार है, या उसके मृत्यु दंड को वो किसी अन्य दंड में भी बदल सकता है। साथ ही वो देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। जैसे अभी हमने राष्ट्रपति के कार्यकाल में पढ़ा था कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर या त्यागपत्र देने पर पद रिक्त हो जाता है, तो उसका कार्यभार, राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे। लेकिन यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देते हैं तो वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद देश का सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति का है। ठीक, अब एक बात और आई थी कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग क्या होता है? देखिए आपकी स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है महाभियोग। महाभियोग होता क्या है? महाभियोग का मतलब होता है यदि संसद के किसी भी सदन में आधे सदस्य एक एप्लीकेशन लिखते हैं और उस एप्लीकेशन को अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, यानी अब जब अध्यक्ष और वोटिंग कराई जाएगी और यदि 2/3 सदस्य उस एप्लीकेशन को स्वीकार कर लेते हैं, संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा के 2/3 सदस्य इस बात को मानते हैं कि राष्ट्रपति अपने कार्यों को ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं और साथ ही वो संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो संसद के 2/3 सदस्य उन्हें उनके पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करते हैं, यानी कि एप्लीकेशन हम कह सकते हैं, पारित करते हैं। और फिर एक सदन से पारित होने के बाद यदि लोकसभा में प्रस्तुत किया गया तो लोकसभा में पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया की जाएगी। 2/3 व्यक्ति यदि उसके पक्ष में, यानी राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है।
तो ये थी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। अब इसके बाद बात आती है राष्ट्रपति के कुछ अधिकारों की। ठीक, अब एक चीज और, संसद, राष्ट्रपति को संसद में सदस्य चुनने की भी शक्ति होती है। उसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। लोकसभा कितने सदस्य होते हैं? 545। 545 में से 2 सदस्य राष्ट्रपति चयन करते हैं और बाकी के 543 सदस्य राज्यों के द्वारा यानी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं। और राज्यसभा में 12 सदस्य जो कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्यों से जुड़े होते हैं। इनके अतिरिक्त भी राष्ट्रपति को कुछ अन्य अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि राष्ट्रपति को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नियुक्त करने का अधिकार है, चुनने का नहीं। सिर्फ चुने हुए व्यक्ति को ही वो उसकी शपथ दिलाते हैं, हम ये कह सकते हैं। दूसरा, उसके बाद आता है प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उनके विभागों का भी बंटवारा करता है। ये काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति। फिर आती है राष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय एक है जिसे सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। उसके सर्वोच्च न्यायाधीश, उनको भी वही नियुक्त करता है। उसके अलावा राज्यों के, हमारे देश के 24 राज्यों में उच्च न्यायालय है। उन 24 राज्यों के उच्च न्यायाधीशों यानी प्रमुख जो न्यायाधीश हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं। साथ ही AGI यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिन्हें हम हिंदी में महान्यायवादी, ये भी एक तरह का संवैधानिक पद है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। इसके अतिरिक्त है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करते हैं। वित्त आयोग के सदस्यों को नियुक्त करते हैं। सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, यानी उनका जो शपथ ग्रहण वाला सिस्टम है वो सभी कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। यदि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करते तो वो कानून नहीं बन सकता। यदि संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित भी हो जाए फिर भी राष्ट्रपति एक बार हस्ताक्षर करने से मना कर सकते हैं, लेकिन विधेयक में बदलाव के सुझाव भी दे सकते हैं और साथ ही विधेयक को एक बार वापस लौटा सकते हैं। तो ये सब तो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन यदि संसद के दोनों सदन दोबारा उसी विधेयक को राष्ट्रपति के सुझावों के बिना अथवा सुझाव सहित पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करने ही पड़ते हैं। किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति उसे मना नहीं कर सकते। तो ये थे राष्ट्रपति के अधिकार और अधिकार। लेकिन इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के पास एक और विशेषाधिकार है जिसे हम पॉकेट वीटो या पॉकेट पावर भी कहते हैं। पॉकेट वीटो का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति का मन नहीं है कि मैं इस पे साइन करूं, और लेकिन वो वापस भेज देंगे तो संसद के सदस्य फिर उसे पारित करके वापस भेज देंगे। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? उसे वो साइन करते ही नहीं है, ना उसे प्रमोट करेंगे साइन करके कानून बनाने के लिए अनुमोदित करेंगे, ना उसे वो संसद में वापस भेजेंगे। तो इस स्थिति को, इस पावर को क्या कहते हैं? यानी इस पर अपना कोई विचार ही नहीं रखते हैं वो उसे चुपचाप अपने पॉकेट में रख लेंगे, नहीं जेब में रख लेंगे। किसी से कुछ नहीं कहना उसके बारे में कि मैंने उसका क्या किया क्या नहीं किया। और इस कार्य के लिए राष्ट्रपति किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं है। ऐसा हमारे देश में एक बार हुआ था जब ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति थे। तब उन्होंने डाक विभाग से जुड़ा कोई विधेयक था, उस पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए, ना उसे कानून ही बनाया, ना उन्होंने उसे संसद को वापस ही किया। तो ये थी उनकी पॉकेट वीटो। इसके अलावा भी राष्ट्रपति के पास कुछ और अधिकार और शक्तियां हैं जिनमें इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। बाह्य युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है और वित्तीय संकट के समय भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है।
हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति यानी बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति अभी तक देश में 3 बार उत्पन्न हुई है। तब देश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हुए, यानी कि जब मुख्यमंत्रियों को उनके पद से हटाया जाता है। ये परिस्थितियां कई बार आ चुकी हैं, लेकिन आज तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल कभी भी घोषित नहीं हुआ जब देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। तो ये थे हमारे देश के राष्ट्रपति के कुछ अधिकार और उनकी शक्तियां। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और इससे अगली क्लास में हम हमारे देश के उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद क्या क्या काम करते हैं ये जानेंगे। साथ में ही ये जानेंगे कि संसद, हमारे देश की जो संसद है वो मंत्री परिषद पर किस तरह कंट्रोल करती है, यानी कैसे उस पर काबू रखती है ताकि मंत्री परिषद यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो अपनी मनमानी ना कर सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। राधे राधे।